Hello everyone, welcome to our channel IVLegal. In continuation to Indian Evidence Act lecture series, today we are going to discuss about section 32, subsection 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Till subsection 8 we are going to complete section 32, and in our last videos we discussed till section 32 subsection 1. क्योंकि subsection 1 dealt with dying declaration, वो थोड़ा सा बड़ा था, and that's why this in order to हैव अ बेटर क्लैरिटी हमने हमारी एक वीडियो में सिर्फ डाइंग डिक्लेरेशन को डिस्कस किया है जो हमारे चैनल पर अपलोडेड है, और इसी कंटिन्यूएशन में सेक्शन 32 से सेक्शन 32 के सबसेक्शन 2 से लेके सबसेक्शन 8 तक हम बात करेंगे आज। तो सेक्शन 32 क्या बोलता था, जो हमने हमारी अर्लियर वीडियो में डिस्कस किया था, वो ये था कि सेक्शन 32 के अंदर एनी स्टेटमेंट मेड आइदर इन राइटिंग और इन ओरली by a person who is either dead or is incapable of making statement now, or it is unreasonable for court to call him to make the statement, or he is incapable. ठीक है, and if the statement is made with respect to any relevant fact, then that statement becomes relevant. All right, so this was, तो अब यहाँ पे वो statements फॉलोइंग मतलब कौन कौन से केसेस में वो स्टेटमेंट रेलेवेंट होते हैं। वो पहला था डाइंग डिक्लेरेशन जो सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 में डिस्कस किया था। नाउ इन कंटिन्यूएशन टू दिस और कौन से केसेस हैं जिसमें वो स्टेटमेंट रेलेवेंट होता है, तो अंडर सेक्शन 32 सबसेक्शन 2 बताता है कि स्टेटमेंट मेड्स इन कोर्स ऑफ बिजनेस। तो हमने जैसे कि सेक्शन हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई भी स्टेटमेंट आप इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में दे रहे हैं एंड इफ दैट इज विद रिस्पेक्ट टू रेलेवेंट फैक्ट दैट इज रेलेवेंट, बट ये सेक्शन फिर क्या बता रहा है, ये सेम तो नहीं है। तो ये सेक्शन इसीलिए डिफरेंट है क्योंकि ये बता रहा है कि द स्टेटमेंट्स मेड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस बाय अ पर्सन हु इज नाउ ईदर डेड or is incapable, or it is unreasonable for the court to bring the person to make the statement, or he is incapable. तो उन लोगों के द्वारा अगर ये स्टेटमेंट दिया जा रहा है इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस कैसे? सपोज बाय वे ऑफ मेकिंग एंट्री इन बुक्स, और बाय वे ऑफ और मेकिंग स्टेटमेंट इन डिस्चार्ज ऑफ प्रोफेशनल ड्यूटीज, और सपोज मेकिंग एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसीट ऑफ एनी गुड्स और एनी सिक्योरिटीज। आप कुछ एक्नॉलेज करते हो किसी डॉक्यूमेंट पे कि हाँ द फॉलोइंग गुड्स आर बीन रिसीव्ड और द फॉलोइंग सिक्योरिटीज आर रिसीव्ड बाय द पर्सन, सो दैट एक्नॉलेजमेंट इज आल्सो इफ मेड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस बिकम्स अ रेलेवेंट स्टेटमेंट। Also, if any other document used in the commerce transactions, so any commercial transaction, other document also are relevant क्योंकि ये these statements are made by a person who is either dead or is incapable, or it is unreasonable for a person to bring him to the court and make the statement, so or the person is missing। अगर ये सब होता है तो in that case if these statements are made in ordinary course of business it becomes relevant। इसका एग्जांपल ले लेते हैं इस सबसेक्शन को डिस्कस करने के लिए कि सपोज इफ देयर इज अ क्वेश्चन एज टू ए कब पैदा हुआ था, क्वेश्चन एज टू एज बर्थ। नाउ an entry of diary an entry in the diary of deceased surgeon, एक सर्जन था जिसकी डेथ हो चुकी है, उसने अपनी डायरी में लिख रखा था कि हाँ मैंने मतलब एक ही माँ को मतलब एक का जन्म इस दिन हुआ था और मैंने एक ही डिलीवरी इस दिन फलाने फलाने दिन करी थी। तो नाउ दैट एंट्री इन द डायरी ऑफ डिसीज्ड सर्जन is a relevant because this entry is made in books in ordinary course of business in discharge of his professional duties, so that's how this statement is relevant। ये स्टेटमेंट तो वैसे भी रेलेवेंट होता, हमने हमारी अर्ली वीडियोस में कवर किया था कि एनी स्टेटमेंट मेड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एज टू एनी रेलेवेंट फैक्ट बिकम्स रेलेवेंट। फिर इस सेक्शन का डिफरेंस क्या है, क्योंकि यहाँ पर वो जो सर्जन जिसने एंट्री अपनी डायरी में रिकॉर्ड करी है वो आज मर गया है, ही इज नाउ डेड। सो नाउ बिकॉज ही इज डेड this statement will still hold its validity and will become relevant because it states that yes the entry states that yes the A was delivered on XYZ date, so with that the birth of A would be proved that what is the actual date of birth of A। now coming on to subsection 3, section 32 का subsection 3 ये बताता है कि statement against interest of the maker। तो यहाँ पर ये statements होते हैं जो कि अगर मैंने दिए तो इसके अगेंस्ट या तो मेरे को किसी कोई क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन फेस करना पड़ेगी, या फिर मुझे किसी को डैमेजेस पे करना पड़ेंगी, या फिर these statements are against my own interest, are against my pecuniary interest or against my proprietary interest। pecuniary interest क्या हो गया कि मेरे को अगर मैंने ये स्टेटमेंट दिया तो मुझे कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग मुझे अपोजिट पार्टी को डैमेजेस पे करना पड़ेंगी, या फिर प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट क्या हो गया कि अगर मैंने स्टेटमेंट दिया तो उसके बाद मेरी कोई प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट था किसी प्रॉपर्टी में, मुझे किसी प्रॉपर्टी में ओनरशिप थी, अब वो एब्सोल्यूट इंटरेस्ट मेरा
चला जाएगा. Now the interest would be fettered after making this statement. So those statements are relevant if it is made by any person who is now either dead or is missing or is incapable or it's unreasonable to bring the person for making the statement. जैसे कि आप एक एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज अगर ए का कोई इंटरेस्ट है प्रॉपर्टी में, ठीक है. ए खुद ही ये स्टेटमेंट देता है कि नाउ ए डज नॉट होल्ड्स एनी इंटरेस्ट इन द स्टेटमेंट. मींस अगर ए कोई स्टेटमेंट देता है जिसके थ्रू ए ये बताता है कि मेरा इस प्रॉपर्टी के अंदर, एक्स प्रॉपर्टी के अंदर कोई आज से इंटरेस्ट नहीं है, एंड विद दैट स्टेटमेंट जो ए का जो इंटरेस्ट अभी तक था उस एक्स प्रॉपर्टी में वो आज से खत्म हो जाएगा, देन दिस स्टेटमेंट इज रेलेवेंट. एग्जाम्पल के तौर पर हम समझ लेते हैं कि द क्वेश्चन इज वेदर ए एंड बी आर लीगली मैरिड. इसका एक इलस्ट्रेशन है इसी सबसेक्शन का कि यहाँ पर ये क्वेश्चन था कि क्या ए और बी लीगली मैरिड है. तो यहाँ पर जो क्लर्जी मैन था, जो प्रीस्ट था, मतलब जो पंडित जिसने इन दोनों की शादी कराई, दैट क्लर्जी मैन स्टेटेड दैट कि ये the ceremony through which the celebration through which the marriage was brought into effect, that celebration is illegal and that celebration if constituted would commit a crime. तो वो celebration जिस ceremony के through उन्होंने marriage करी है would amount to crime. तो इसीलिए जब ये priest का statement हुआ, so this statement made the marriage null and void. Reason being कि यहाँ पर marriage की validity वहाँ खत्म हो गई और marriage was considered as null and void because the ceremony through which the marriage was conducted was amounting to a crime. So that's why the statement of priest, even if it's dead, is relevant. Or if the statement of priest, if he is missing or is incapable of making statement now, or if he is unreasonable to make the statement, still the statement would be relevant because that statement was declaring the marriage as null and void. So it is against the interest of the maker. Alright, now coming on to section 32 subsection 4. ये बताता है ओपिनियन एज टू पब्लिक राइट और कस्टम. ठीक है, ओपिनियन एज टू पब्लिक राइट और कस्टम में यहाँ पर क्या है कि एनी स्टेटमेंट ऑफ द ओपिनियन गिवन बाय अ पर्सन विद रिगार्ड्स टू एग्जिस्टेंस ऑफ एनी पब्लिक राइट और कस्टम और मैटर ऑफ पब्लिक और एनी जनरल इंटरेस्ट. अगर किसी भी पर्सन का कोई स्टेटमेंट विद रिगार्ड्स टू फॉर्मिंग एन ओपिनियन, अगर मैं बोलता हूँ जैसे कि मतलब सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक विलेज है, ठीक है. अब इसमें मान लो एक मतलब एक रास्ता है, एक्स को एक्स नाम दे देते हैं. इफ एक्स इज अ वे, एक ये रूट है, तो ये क्वेश्चन आया कि क्या ये जो रूट है, ये एक्स का जो रूट है, ये पब्लिक वे है या नहीं. क्योंकि ये मतलब यहाँ पर आम आदमी जा सकता है, चल सकता है, उसकी ये पब्लिक रास्ता है या प्राइवेट प्रॉपर्टी किसी की. सो यहाँ पर जो विलेज का हेडमैन था उसका ये स्टेटमेंट था स्टेटिंग हिज ओपिनियन कि दिस इज अ पब्लिक वे. जब विलेज हेडमैन ने अपना स्टेटमेंट दिया पब्लिक वे है, उसके बाद लेटर ऑन अगर विलेज हेडमैन मर जाता है या वो मिसिंग हो जाता है या it is unreasonable now or he becomes incapable, still his statement that this is a public way is relevant because this statement is showing the existence of public right as to that public way, कि वो the public right as to the usage of that public way. तो वो जो रास्ता है वो पब्लिक है या प्राइवेट है, ये डिटरमाइन करने के लिए जो स्टेटमेंट था उस विलेज हेडमैन का is relevant fact because that statement would not be irrelevant just because this now the village headman has dead or village headman is missing or he has become incapable. But the condition here is कि जब ये कंट्रोवर्सी थी कि क्या ये रास्ता पब्लिक है या प्राइवेट है, इस कंट्रोवर्सी के शुरू होने के पहले ही विलेज हेडमैन का ये स्टेटमेंट हो जाना चाहिए था कि हाँ दिस इज अ पब्लिक वे. क्योंकि अगर कंट्रोवर्सी इनिशिएट होने के बाद अगर विलेज हेडमैन कोई स्टेटमेंट देता है देन इट वुड बी मोर ऑफ बायसनेस, क्योंकि वहां पर वो किसी का भी सपोर्ट कर सकता है, तो वहां पर एक बायसनेस का कंसेप्ट आ जाता है. तो अगर वो मतलब किसी भी प्रकार का बायसनेस ना हो, किसी भी प्रकार की पार्शियलिटी ना हो, उसको अवॉइड करने के लिए द स्टेटमेंट विच शोज द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी पब्लिक राइट, कस्टम और एनी जनरल इंटरेस्ट शुड बी मेड बिफोर द इनिशिएशन ऑफ एनी कंट्रोवर्सी. ठीक है, अब इसीलिए यहाँ पर एक केस आया, केस ऑफ स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस राधा कृष्ण सिंह. इन दिस केस इट वाज हेल्ड दैट the statement under this section should be made ante litem mortem. Ante litem mortem is a Latin term which means that before the beginning of controversy. जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि कोई भी कंट्रोवर्सी शुरू होने से पहले स्टेटमेंट दे देना चाहिए. So the statement under this subsection should be made ante litem mortem and not simply before the commencement of suit. सपोज कोई रास्ता पब्लिक था या प्राइवेट था, इस बिहाफ पे एक सूट फाइल हो गया, ठीक है. नाउ अब विलेज हेडमैन बोल देता है कि
मतलब सूट कमेंस होने के पहले ये स्टेटमेंट दे देता है कि हाँ ये रास्ता पब्लिक है. दिस स्टेटमेंट वॉज मेड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ सूट एंड नॉट बिफोर द बिगिनिंग ऑफ कॉन्ट्रोवर्सी. तो what is necessary for this section, for this statement to become relevant, is कि the statement should be made before the beginning of controversy and not before the commencement of suit. So that is important. किसी भी प्रकार की controversy शुरू हो रही है उसके पहले ही अगर कोई statement दे दिया है village headman ने, that would be relevant because that is bias free. ठीक है. अब आ जाते हैं अगले सबसेक्शन जो है सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 32. ये बताता है स्टेटमेंट एज टू एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेशनशिप. कोई भी स्टेटमेंट मेड बाय अ पर्सन विद अ स्पेशल नॉलेज एंड दैट स्टेटमेंट शोज द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी रिलेशनशिप बिटवीन अ पर्सन. ठीक है. किसी भी पर्सन के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है एंड इंश्योरिंग दैट द पर्सन विच हु मेक्स द स्टेटमेंट हैज अ स्पेशल नॉलेज एंड बाय दिस स्टेटमेंट द पर्सन शोज द एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द पर्सन. बाय द रिलेशनशिप means the relationship by way of either blood, adoption, by marriage or by any other means. ठीक है. Now this relationship then is made before, and provided the statement is made before the existence of controversy, before any dispute is raised with regards to existence of relationship. वही हमारे पिछले सेक्शन जैसा कि वहां पर था कॉन्ट्रोवर्सी से पहले स्टेटमेंट हो जाए. यहाँ पर है कि कोई भी डिस्प्यूट है अगर एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेशनशिप से रिलेटेड, सपोज कि मतलब कोई डिस्प्यूट है कि वेदर ए एंड बी आर मैरिड और नॉट, तो अगर ये दोनों एक्चुअल में मैरिड है या नहीं, इसका स्टेटमेंट प्रूव करने के लिए, इसका स्टेटमेंट जो कोई स्टेटमेंट दे रहा है इस चीज को प्रूव करने के लिए, वो स्टेटमेंट शुड बी मेड बिफोर द डिस्प्यूट इज रेज्ड विद रिगार्ड्स टू द मैरिज ऑफ ए एंड बी. अगर वो आफ्टर द डिस्प्यूट इज रेज्ड अगर उसके बाद कोई स्टेटमेंट दे रहा है, दैट स्टेटमेंट वुड नॉट बी रेलेवेंट. बट बिफोर रेजिंग द डिस्प्यूट if any statement is made showing the existence of relationship of marriage between A and B, that statement would be relevant. So example is when the question was whether A and B are married or not. ठीक है. अब यहाँ पर एक जो C था बेसिकली B के जो पापा थे वो C थे. ठीक है. A यहाँ पर हस्बैंड है, B वाइफ है और C B के पापा हैं. So now C's father in his memorandum of book mentioned an entry through which he stated that A and B were married on XYZ date. Now this entry, this statement of C, अब C यहाँ पर जो B के पिताजी थे वो उनकी डेथ हो गई है. Now C is dead, but still the book maintained by C states that A and B were married on XYZ date. This statement is relevant because this statement in the book made by C is made before the dispute is raised with regards to existence of marriage. ठीक है. तो existence of relationship by way of marriage का dispute था और इस dispute के पहले कोई statement दे दिया था showing the existence of marriage is relevant. ठीक है. तो before हो जाना चाहिए. Ante litem mortem is important. Before the beginning of controversy, before the beginning of dispute. Coming on to section 32 subsection 6. Subsection 6 बताता है कि relationship of marriage, ये बोलता है pedigree evidence के बारे में. Basically the मतलब existence of relationship in the records of ancestry. तो section 34 subsection 6 और subsection 5 though they are similar but has their own differences. कैसे कि सेक्शन 32 सबसेक्शन 6 बताता है एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्टेटमेंट शोइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द डिसीज्ड पर्सन ओनली. ठीक है. तो कोई जो सबसेक्शन 5 था वो बताता था स्टेटमेंट ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द पर्संस. ठीक है. एंड द रिलेशनशिप मे बी बाय वे ऑफ मैरिज, ब्लड और एडॉप्शन. तो ये हो गया सबसेक्शन 5 का. बट सबसेक्शन 6 बताता है कि एनी स्टेटमेंट मेड विच reflects or which shows the existence of relationship between the deceased person only. ठीक है. वहां पर था कि alive और dead person दोनों में से किसी भी existence of relationship को prove करने के लिए कोई statement becomes relevant. but यहाँ पर है statement showing the existence of relationship between the deceased person only, जिनकी death हो गई है. ठीक है. and the statement must be in writing. ठीक है. यहाँ पर subsection 6 में बोला है कि the statement showing the existence of relationship must be in writing. Whereas subsection 5 में है कि statement must be made, statement can be either in writing or verbally, can be either orally or in writing, but which must show the existence of relationship. तो ये था इसका डिफरेंस. अब यहाँ पर सबसेक्शन 6 में बोला गया है कि जो भी स्टेटमेंट आप दोगे which would show the existence of relationship, those statements can be made either by way of will or by way of any deed or by way of writing in any tombstone upon any tombstone or by way of family pedigree, मतलब ancestral records के through अगर आप ये prove कर देते हो. So by all these means you can prove the existence of relationship between the deceased person only. So what is common in this section is that will, document, deeds,
all these are in nature of writing, ठीक है. There is no or in tombstone, ये सारे ये बता रहे हैं कि orally statement नहीं दिया जा सकता, the statement must be in writing. तो subsection 6 बताता है कि the existence of relationship between deceased person and the statement showing the existence of relationship must be in writing only. But subsection 5 में क्या है कि the statement can be made either in writing or verbally, or else and also they includes the existence of relationship between the alive person and dead person. But subsection 6 में सिर्फ dead person को ही restricted है, ठीक है. Again the one common thing is कि the statement must be made untitled mortem, that is before the existence of dispute. अगर कोई dispute है with regards to existence of relationship, तो उस dispute के पहले, उस dispute के existence के पहले कोई statement दिया हो जाना चाहिए, then only it would be relevant. So this was the understanding between subsection 5 and subsection 6. हमने यहाँ पर differentiation भी discuss कर लिया कि dead person, alive and dead person, और वहाँ पर subsection 5 में orally and writing, but subsection 6 में only in writing, ठीक है. Then only the statement become relevant. Antedatum mortem is common in subsection 5 and subsection 6. It is basically common in the entire part of this section because in order to avoid the biasness. अब आ जाते हैं subsection 7. Subsection 7 बोलता है statement as to any customary right. तो any statement is, अब हमको आपको को ध्यान हो तो हमने section 13 जो हमने कवर किया था हमारी लास्ट वीडियोस में, उसमें section 13 clause A में हम लोगों ने बात की थी कि there are certain transaction, all the transactions through which any right or custom is created or modified or recognized or asserted or denied, all those transactions are also a relevant fact. Section 13 clause A में जब relevant fact की बात हो रही थी तो वहाँ पर हमने देखा था कि all those transactions जिसके थ्रू कोई कस्टमरी राइट को बनाया जा रहा है या उसको डिनाई किया जा रहा है या उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस किए जा रहे हैं, ऑल दोस ट्रांजैक्शंस आर रेलेवेंट फैक्ट, ठीक है. तो अब ये सेक्शन क्या बोलता है, सबसेक्शन 7 ऑफ सेक्शन 32 स्टेट्स दैट एनी स्टेटमेंट कंटेन्ड इन एनी डीड or any will or any other document relating to such transaction as under section 13 sub clause A are relevant, ठीक है. ट्रांजेक्शन कौन से थे, वो ट्रांजेक्शंस अंडर सेक्शन 13 clause A मतलब वो ट्रांजेक्शंस through which the customary right was created, modified, asserted, denied. Now any statement with regards to any statement in any deed, will or other document relating to such transaction under section 13 clause A are relevant. कोई भी statement जो which is relating to the transactions. What transactions? Transactions under section 13 clause A. All those statements are also relevant because those statements are again acting as an evidence for the assertion, creation, modification or denial of customary rights as under section 13 clause A. Okay, so this was subsection 7. Now coming on to the last subsection of this section 32, that is subsection 8, which talks about general remarks. General remarks made by a person and made by several person and expresses feelings relevant to matter in question. अब यहाँ पर क्या है, देखो बहुत सिंपल सी बात है कि अब जब सपोज A और B के बीच में डिस्प्यूट होता है कि A B के अगेंस्ट सूट फाइल करता है फॉर लिबल एक्सप्रेस्ड इन अ पेंटेड कैरिकेचर एक्सपोज्ड इन अ शॉप विंडो, ठीक है. A B को सूट फाइल करता है B के अगेंस्ट ये बोलते हुए फॉर लिबल ऑन द ग्राउंड दैट कि वो उसने एक पेंटेड कैरिकेचर अपनी शॉप के बाहर लगा रखा है जो उसको डिफेम कर रहा है, ठीक है, विच इज शोइंग अ डिफेमेटरी एस्पेक्ट्स अगेंस्ट A. तो इसलिए A सूट फाइल करता है अगेंस्ट B फॉर लिबलस कैरेक्टर ऑफ द पेंटेड कैरिकेचर विच इज एक्सपोज्ड ऑन द शॉप विंडो ऑफ B, ठीक है. तो अब A जब B को सूट फाइल करता है तो यहाँ पर the matter in question was कि libelous character of painted caricature, क्या जो painted caricature जो B की दुकान के बाहर लगा हुआ है क्या उसका वो libel nature का है या नहीं, क्या वो defame कर रहा है A को. This was the matter in question. Now here the remarks or the statements made by person or made by person basically made by the spectators on these points are relevant. Suppose वहाँ पे जो spectators जिनकी नजरों में वो पोस्टर आ रहा है, जिनकी नजरों में वो painted caricature आ रहा है, अगर वो ये जनरल रिमार्क्स देते हैं, वो उनकी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हुए बोलते हैं कि हाँ दिस पेंटेड कैरिकेचर इज ऑफ लिबलस नेचर, देन इन दैट केस दो स्टेटमेंट्स आर रेलेवेंट बिकॉज दिस वुड हेल्प to determine the fact in issue, the matter in question, that whether the painted caricature was libelous in character or not. If it is libelous in character, then the court will order B to pay damages to A for the defamatory statements in the painted caricature. If it is not, then the court would rule it otherwise. So that's how this section deals with कि यहाँ पर the statement is made by the person while expressing their feelings. So these are basically the general remarks, and these general remarks are made on any matter in question.
तो यहाँ पर एग्जाम्पल में हमने क्या समझा कि जो पेंटेड कैरिकेचर था क्या वो लिबलस नेचर का है या नहीं, ये था उसका मैटर इन क्वेश्चन। और इस मैटर इन क्वेश्चन को लेके जो स्पेक्टेटर्स के जनरल रिमार्क्स थे, दोज रिमार्क्स आर कंसिडर्ड एज स्टेटमेंट and those statements are considered as relevant fact under this section. So that was all about section 32, जहाँ पर हमने डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में बात की और उसके बाद सबसेक्शन 2 से लेकर सबसेक्शन 8 तक इस वीडियो में हमने कंप्लीट किया। Now we will go and now we will proceed with section 33 in our next video. Till the time, bye bye, take care.